केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं। मिटा दें। ध्यान देंगे, हम स्ट्रिक्टली सिलेबस को लेकर चलेंगे। अगर इसके बाहर की अगल बगल की चीजें देखनी है तो जो पुराने टीजीटी के हमारे वीडियो उसमें सब डिटेल पढ़ाए हैं, उससे आप देखिएगा, उसको आप देख लीजिएगा, या उसमें पढ़ाए हैं जो पढ़े हैं उनके पास सब है। हम पहला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, छठा चैप्टर आपके सिलेबस का केमिस्ट्री के। इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास। नवंबर तक कोर्स खत्म करने का मेरा पूरा प्रयास है। अगर कोई विशेष व्यवधान ना है तो नवंबर तक हम आपका एलटी खत्म कर देंगे, एग्जाम चाहे जब हो। इस नियम को दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वागे, उन्होंने प्रस्तुत किया था, और ये 1864 में। ठीक है ना। पहला पॉइंट, कभी कभी नाम भी पूछा जाता है, ऐतिहासिक नियम है, जो ऐतिहासिक खोजे हैं, नियम है, सिद्धांत है, उनके नाम भी पूछे जाते हैं उसको देने वालों का। ठीक है। तो पहला पॉइंट यह जो है प्रस्तुत किया गया था, दिया गया था दो नॉर्वेजियन केमिस्ट गुलबर्ग एंड वागे द्वारा 1864 में। गिवन बाई टू नॉर्वेजियन नॉर्वे डब्लू है, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट केमिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग और वागे द्वारा लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था? गुलबर्ग और वागे द्वारा। केमिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वेजिया के। ठीक है। यह है क्या? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अभिक्रिया कितनी मात्रा में हुई है उसके बीच एक मात्रात्मक संबंध होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रिलेशन है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और केमिकल चेंज प्रोड्यूस। जो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया जितनी हुई है उसके बीच और अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताओं के बीच एक मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है। तो अगला पॉइंट, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन। एक चीज और ध्यान देंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतने आपको पढ़ना, बहुत इधर उधर छटपटाइएगा मत, नहीं तो सब बर्बाद करेंगे। लूसेंट और ये तो जी और ये जनरल साइंस है, सबके चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है तो इंटरमीडिएट को ये किताब रखिए, उसको जो इंटरमीडिएट से मिलता है जो चैप्टर उतना पढ़ डालिए। बाकी आपको कहीं कुछ इधर उधर भाग भटकेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है। इंटर की किताब या जो टीजीटी वाला सिलेबस है, जैसे इसमें शुरुआत की चीज़ें हम नहीं पढ़ाएंगे, जो बेसिक जनरल है, हमने सीधे जो टॉपिक नोट दिया उससे शुरू किया है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पुराना आपके पास नोट्स है या पुराना वीडियो उससे पढ़ डालिए, और इसमें जो है जो सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। या आप इंटर की एक किताब रख लीजिए, इंटर की किताब से आप जो है, जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी की पहचान कैसे करते हैं ना, रिवर्सिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं,
फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हमने ये नहीं पढ़ा है, सीधे लाभ मास एक्शन पे आ गए। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें आप जो है अपनी बुक से देख लेंगे, इंटर की किताब पढ़िए, बाकी उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंसंट रिएक्टेंट, अभिकारक की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड केमिकल चेंज प्रोड्यूस। जो रासायनिक परिवर्तन यहां हो रहा है उसके लाभ मास एक्शन कहता क्या है? लाभ मास एक्शन कहता है कि किसी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर, जिस रेट से कोई अभिकारक अभिक्रिया करता है वह उस अभिकारक की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेट से कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है वह रेट उस अभिकारक की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसी अभिक्रिया का रेट, किसी रिएक्शन का रेट अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों के सांद्रता पदों, कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती, किसी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती। और अभिक्रिया की दर पूछा जाए तो अभिक्रिया में जितने अभिकारक होंगे सभी के सांद्रता पदों, सांद्रता पद मैंने लिखा है कंसंट्रेशन टर्म्स, अभी बताएंगे कंसंट्रेशन टर्म क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के समानुपाती। ठीक है ना, अगर कि दो अभिकारक हैं और उनके कितने सांद्रता पद अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन सभी सांद्रता पदों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, द रेट एट विच any substance react is proportional to the concentration of that substance and the rate of reaction is proportional to the rate of reaction is proportional to the product of concentration terms all the reactant, सभी अभिकारकों के सांद्रता पदों के
अब देखिए, जैसे कोई अभिकारक है 2A प्लस 3B और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है और A2B3 बना रहा है, ठीक है, या जो भी बना रहा है। इसमें A किस गति से अभिक्रिया करेगा, ये इसकी मात्रा के समानुपाती होगा। B किस रेट से अभिक्रिया करेगा, B की कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन की रेट, पूरे रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, किसके समानुपाती होगा, इसके कितने सांद्रता पद हैं, 2, आगे 2 लिखा है, ठीक है ना। तो दोनों 2 A और A 2 बार लिखेंगे, इसके 2 सांद्रता पद हो और इसके कितने हैं, 3, तो B, B और B, अर्थात ये हो जाएगा A का स्क्वायर और B का क्यूब। या हमके रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, A की पावर 2 और B की पावर 3। ये रिएक्शन का रेट है, जहां K क्या है, कांस्टेंट है। जिसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। हो गया। अगला तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, किसी रिएक्शन की रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म जितने हैं सबके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है, जिसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो हमने कंसंट्रेशन टर्म यूज किया है उसकी जगह एक्टिव मास शब्द यहाँ पे यूज किया गया था। इन्होंने कहा था कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है, सक्रिय द्रव्यमान। देखिए किसी अभिकारक की जो मात्रा किसी भी समय रिएक्शन करने के लिए तैयार रहता है, किसी अभिकारक का अणु अभिक्रिया करेगा, जैसे आप 1 मोल अभिकारक ले लिए, 2 पदार्थों का 1 मोल और मिला दिए, अगर वो एक साथ सारे अभिक्रिया कर जाए तो 1 सेकंड में रिएक्शन पूरी। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, कुछ वैसे पड़े रहते हैं, उसके बाद करते हैं, बाद में करते हैं, घंटों बाद में रिएक्शन पूरी होती है। सारे मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि
उस समय वो रेडी नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे नौकरी पाने के बाद कुछ लोग उसी साल शादी कर लेंगे, कुछ 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 3 साल, कुछ 5 साल बाद। क्यों? नौकरी तो सबकी एक साथ मिली थी, रिजल्ट एक साथ निकला था, तो शादी आगे आगे बाद में क्यों हुई? क्योंकि उस समय वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से ना, घर परिवार की स्थिति के अनुसार वो तैयार नहीं थे। भाई किसी का पता लगा उनकी बहन अभी शादी के लिए है, तो आप क्या कहेंगे, पहले बहन की शादी निपटा ले तब करते हैं। ऐसा भी होता है ना। या किसी कोई घर में सबसे छोटा होगा, बड़े भाई अभी बड़े हैं, ये होगा पहले उनकी होगी तब हमारी होगी। पारिवारिक परिस्थिति हमने जो कहा, या घर में कमरे कम हैं तो होगा पहले 2-4 लाख कमा के दो, 2 कमरा हमारा बनवाया जाए तब शादी हो। ढेर सारे कारण हो सकते हैं। सब लोग एक ही समय पे शादी के लिए तैयार नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से सारे के सारे मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है ना। अब जितने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक क्षण पे जितने रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसी मात्रा को एक्टिव मास कहते हैं। किसी अभिकारक के का जितना अमाउंट रिएक्शन करने के लिए रेडी है,